हेलो, मेरा नाम कुमार अंबुजा है। आगे स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम मोशन चैप्टर के बाद पढ़ते हैं, है ना। तो मोशन चैप्टर में हमने बेसिकली डील करी थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कहते थे कि वेलोसिटी दे दी उसको और उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे देता हूँ, है ना, कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो एक्चुअली में वो मूवमेंट करता है, वो मोशन में आ जाता है। होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई मूवमेंट में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ रहा है, तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, है ना। वो रीज़न क्या होता है, उसका कॉज क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का, वो होता है हमारा फोर्स। क्या होता है? फोर्स। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन या मूवमेंट में ला सकते हैं। हमने उस जो मोशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था काइनेमैटिक्स, है ना। काइनेमैटिक्स में हम बेसिकली डील यही करते हैं कि हम उसके कॉज को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कॉज को नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि वो किस वजह से वो कोई बॉडी मोशन में जा रही है उसको नहीं पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि वो आखिर मोशन में जा रही है तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जा रही है, कितने टाइम के बाद कितना एक्सेलरेशन आ जा रहा है ना, उसकी बात डील करते हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से, ठीक है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली लॉज दे रहा है हमें, है ना। न्यूटन्स के द्वारा दिए गए लॉज की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन्स के द्वारा दिए गए लॉज जो डिफाइंड है, जो उन्होंने लॉज दिए हैं मोशन के ऊपर, वो बेसिकली फोर्स के बारे में ही बताया है, ठीक है। ये जो 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने, वो बेसिकली जो भी उन्हें 3 लॉ दिए हैं सबके बारे, फोर्स के बारे में डिटेल में तीनों लॉज में समझाया गया है। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं पहले बेसिक थोड़ा बहुत कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। फोर्स क्या होता है कि सपोज देखो, आपके रूम में मैंने एक चेयर रख दी, क्या रखी? चेयर रखी है। अब मैंने क्या किया, उसे नोटिस करा है, आप उसे रूम में चेयर रख के आप चले गए रूम के बाहर, ताला लगा के बाहर चले गए, ठीक है। और कुछ दिन के बाद वापस आए, ठीक है। कुछ दिन के वापस आए तो आपने देखा कि वो चेयर जहाँ पे आपने रखी थी वो चेयर वहीं पे है, ठीक है ना। उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आया। हम टाइम तो बढ़ा रहे हैं, हमने टाइम ले लिया, 1 साल ले लिया, 2 साल ले लिया, कुछ दिन ले लिए, लेकिन पोजीशन जो है उस ऑब्जेक्ट की वो वहीं मिली हमें, है ना। तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अगर कहीं रखा हुआ है तो वो वहीं पे रखा हुआ है। अब उसे अगर मेरे को मूवमेंट देनी है, अगर मेरे को उस चेयर को मैं चाहूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं ऐसा देखूँ कि वो चेयर यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ टर्म या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से ही वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ पाएगा। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में लानी है, कोई भी बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो उसके लिए फोर्स नीड है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी क्वांटिटी है, ठीक है। अब फोर्स को हमने डिफाइन कैसे करा हुआ है, देखो इसमें फोर्स को कैसे डिफाइन करा है, एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of पुश और पुल। एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, है ना। पुश और पुल हम समझते हैं, पुश और पुल बेसिकली एक बेसिक टर्म है फोर्स को डिफाइन करने के लिए, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, हम पुल कर रहे हैं, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स बेसिकली 2 ही होते हैं, पुश और पुल, है ना। तो पुश और पुल ही हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो वो अगर मैं उसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो पुल हो गया, अगर मैं उसको अपने से दूर धक्का दे रहा हूँ तो वो पुश हो गया, है ना। तो 2 ही टर्म्स होती है, पुश या पुल। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फोर्स एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक है। इसको ढंग से समझेंगे, इन द फॉर्म ऑफ push or pull which
changes or tends to change tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of any body is called force. ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स. क्या बोला मैंने? एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनली बात नहीं कर रहे हैं. हमने अगर कोई एक्सटर्नली पुश और पुल किया है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से हम पुश और पुल कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके जो पार्ट, जैसे डस्टर है, अगर डस्टर को मूवमेंट देनी है मुझे तो मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ, उसके अंदर की बात चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा हूँ, उसके अंदर जो पुश और पुल हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर जो पुश और पुल की बात करेंगे हम. ठीक है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज मतलब क्या है? इसको अगर मूवमेंट देनी है, अगर इस पे पुश और पुल लगाता हूं तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे या चेंजेस आने की कोशिश करेंगे. समझो इस बात को. देखो, अगर मुझे इस डस्टर को मूवमेंट देनी है, यहाँ पे डस्टर दिख रहा है पता नहीं, सपोज एक चेयर को अगर मतलब मेरे को पुश करना है, ठीक है, चेयर को मेरे को पुश करना है, तो मैं क्या करूँगा? पुश करूँगा और वो मूवमेंट में आ जाएगा. एक तो ये कंडीशन, वो अपनी ये चेंज हो जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा. ठीक है. दूसरा, मैं पुश करूंगा लेकिन वो पुश मैं लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन वो मूवमेंट में नहीं आ रहा है, बट टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू चेंज मतलब वो पोजीशन चेंज होने की कोशिश तो कर रहा है ना, पोजीशन चेंज होने की कोशिश कर रहा है बट हो नहीं रहा है. ठीक है, तो इस जो ये भी चीज़ है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वो मूवमेंट नहीं दे रहा है बट वो होने की कोशिश कर रहा है, कोशिश हो रही है उसकी, तो उसको भी हम एज अ फोर्स काउंट करते हैं. ठीक है ना, उस पुश एंड पुल एफर्ट को भी हम फोर्स काउंट करेंगे. ठीक है, तो देखो, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है वो उसकी स्टेट है. ठीक है ना, मतलब उसकी क्या है? वो स्टेट है कि वो रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन क्या है? रेस्ट पे है, वो उसकी स्टेट है. ठीक है, कोई बॉडी अगर मोशन में है वो उसकी स्टेट है, कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसकी स्टेट कहलाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट कहलाती है. ठीक है ना, स्टेट बेसिकली दी ओरिएंटेशन होती है किसी भी बॉडी का, और उसकी पोजीशन को डिफाइन होता है कि आखिर उसकी पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन क्या है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है स्टेट. ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेट क्या है? वो बॉडी रेस्ट पे है, टाइम के साथ वो रेस्ट पे है. अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर देगी, मतलब रेस्ट से मोशन में आ जाएगी. ठीक है, अगर बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्मली एक सिंपल एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है ना, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैंने कोई फोर्स लगाया, अगर मैंने उस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगी. ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी, फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में चलेगी. समझ गए? अब वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगी. तीसरा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि कोई बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है, सपोज ये बॉडी है हमारी इस डायरेक्शन में चल रही थी. ठीक है, अगर मैंने इस ब्लॉक पे इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो होगा क्या? ये सीधी जा रही थी, अब ये यूं मुड़ जाएगी.
है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन भी चेंज कराने को क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन भी जिससे चेंज हो वो फोर्स कहलाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ये क्या हो जाती है अपनी फोर्स, ठीक है ना। डेफिनेशन क्लियर है, किसको फोर्स कहते हैं। अगर मैं लगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ लेकिन चेंज नहीं भी हो रही है, उसकी स्टेट में चेंज नहीं हो रही है बट होने की कोशिश कर रही है, उसको भी मैं फोर्स में काउंट करूँगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, फोर्स बेसिकली लगता किसके और किसके बीच में, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। सोर्स एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको ही हम फोर्स कहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोर्स क्या हो गया, जैसे मैंने जो पुश और पुल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो पुश और पुल लगाएगा उसको हम सोर्स कहते हैं, जिस पे लग रहा है वो पुश और पुल उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। जो पुश और पुल लगाएगा उसको सोर्स कहते हैं और जो इस पे लगेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तीसरा कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है अपनी, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये हमारा वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फोर्स बहुत इजली, बहुत कॉमन चीज़ है, जनरली हमें पता होती है डे टू डे लाइफ में। अब फोर्स के बारे में, फोर्स से होते क्या क्या है, फोर्स से इफेक्ट क्या क्या है, आखिर वो समझ लेते हैं। फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग गया तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मूवमेंट में आ सकती है ना। फोर्स की वजह से जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में आ सकता है ना। दूसरा, कोई भी मोशन में बॉडी है, कोई भी पहले से ही मोशन में आ रही है, जैसे कोई बॉल अगर मेरी तरफ आ रही है, उसको मैंने कैच कर लिया तो मैं क्या फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर, उसे मैं रोक दिया, मोशन वाली वो ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगाया तो उसे मैंने रोक दिया, उसको क्या कहेंगे हम कि हाँ मैंने फोर्स लगाया। तो ये क्या है, मोशन की किसी बॉडी, कोई भी मोशन में बॉडी चल रही है उसको मैं फोर्स लगा के रोक भी सकता हूँ। कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा, बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, है ना, उसकी डायरेक्शन में भी चेंजेस ला सकता हूं मैं। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और अच्छा देखो, फोर्स अब और क्या क्या कर सकती है, किसी भी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया तो वो और क्या कर सकती है कि वो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकती है ना। कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी घटा या बढ़ा सकते हैं, है ना, दोनों काम कर सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बोतल है हम पे, ठीक है, बोतल को अगर मैं, प्लास्टिक बोतल है, उसको मैं प्रेस करूं तो वो स्क्वीज हो जाती है, ठीक है ना, तो वो उसकी शेप, मैंने फोर्स लगाने की वजह से उसकी शेप भी चेंज कर दी, तो ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो जाती है। ये जो इफेक्ट्स हैं हमारा जनरली फोर्स करता है, ठीक है ना। ये सारे इफेक्ट्स क्या हैं जो फोर्स हमारे करते हैं। अच्छा, अब समझते हैं कि अगर फोर्सेस अगर ज़्यादा लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज लार्ज, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो दो तरह की फिनोमिनाज होते हैं, दो तरह की हम स्टडी, दो तरह के फोर्सेस हम काउंट करते हैं। क्या होता है, पहला बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना, पहला के दोनों बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे। क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्सेस बोल दो क्योंकि ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं। बैलेंस फोर्सेस एंड, पहले बैलेंस फोर्स समझते हैं फिर अनबैलेंस समझेंगे एक करके, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस कब कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ if the number of forces applied on an object, if the number of forces applied on object does not produce any change in its state of rest or uniform motion or direction of motion, direction of motion, if the number of forces applied on object does not produce any change in its state of rest or uniform motion or direction of motion, so these forces called balanced force, balanced forces, ठीक है। समझ में आ रहा है, होता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, एक नहीं, अभी एक की बात करते, इससे पहले अभी ये जैसे मेरे पे ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये ब्लॉक है, अब इस पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इधर 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 चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं इसके पास, ठीक है ना, तो होगा क्या, बैलेंस फोर्सेस हम तब कहेंगे इन फोर्सेस को कि इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो अगर चेंज नहीं होती है, अगर उसमें चेंज नहीं आता है इन फोर्सेस को अप्लाई करने के बावजूद भी, तो मैं क्या कहूँगा, ये फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस फोर्सेस। इसमें हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने इस डस्टर को होल्ड कर रखा है, अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई करा है, क्या करा है, कोई फोर्स अप्लाइड करा है, तभी ये डस्टर मेरे हाथ में है ना।
अब जब अगर मैं इसको रिलीज़ करूं तो ये नीचे जा रहा है। हो क्या रहा है, मैंने ऐसे फोर्स लगाए हैं, मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाए हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो एक जगह रुक गई है ना। ये मैंने क्या किया है, एक जगह पोजीशन को रोकने के लिए, मतलब उसकी पोजीशन मैंने क्या की है, एक स्टेट पोजीशन में उसे बिल्ड कर दिया है। अब इसके बाद इसकी मोशन नहीं हो रही है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो क्या किया है, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है ना। यहाँ पे ये बॉडी रुकी है, ये बॉडी रुकना चाहती थी, रहना चाहती थी, बट लेकिन नीचे जो अर्थ हमारी जो कुछ फोर्स से खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी वजह से वो नीचे जा रही थी। अब मैंने क्या किया है, मैंने फोर्स लगा के उसे उसकी पोजीशन, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए थी, उसे मैंने दी है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसके ऊपर मैंने नंबर ऑफ फोर्सेस लगा दिए, कुछ इस तरह से लगाए कि उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उन फोर्सेस को भी मैं क्या कहूँगा कि वो बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और मैंने कुछ फोर्सेस उसके ऊपर लगाए, ठीक है, दोनों सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, मैंने एक फोर्स उसे यहाँ इस डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन में लगाया, एक फोर्स उस पर नीचे डायरेक्शन में लगाया, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का लगाया, तो इन दोनों के लगाने से क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, वो बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही थी वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं हम, बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। ये दोनों बैलेंस्ड हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना, ये फोर्स इक्वल है इस फोर्स के, यहाँ पे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। इसका जो नेट सम आएगा, नेट सम जो आएगा, इसको यहाँ लिखते हैं नेट सम इन द बॉडी। बैलेंस फोर्स में एफ नेट है वो 0 हो जाता है। क्या होता है, जो समेशन बोलते हैं, F1 F2 प्लस F3 F4 जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब समझ में आता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 जो भी, इसका सम क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, अनबैलेंस्ड फोर्स इसका अपोजिट होगा, है ना। इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड a change in its state of rest or uniform motion or direction of motion, so these force is called unbalanced force. ठीक है, ये ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो इसमें, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लगाए और उसकी जो ये स्टेट है पोजीशन रेस्ट पे रहने की, वो चेंज हो गई। अगर वो मोशन में यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, उसे मैंने फोर्स लगाए तो उसकी स्पीड बढ़ गई या घट गई। ठीक है ना, उसकी स्पीड में भी चेंज आ गया। दूसरा, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो ऐसे फोर्सेस जो कि कुछ भी, मतलब फोर्सेस की वजह से उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर डस्टर को मैंने ड्रॉप कर दिया, अगर मैंने यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पे जो इस डस्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे मूव कर रहा है ना। ये बॉडी यहाँ पे रहनी चाहिए थी लेकिन ये बॉडी नीचे चली जा रही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये मोशन में आ गई है बॉडी। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो समेशन होता है एफ नेट वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 नॉट इक्वल टू 0। कोई क्वांटिटी आएगी, अगर ये क्वांटिटी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वटेवर जो भी आए, उस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अपने को।
तो दो तरह के फोर्सेस भी हमने पढ़ लिए, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो नेचर के अंदर जितने भी तरह के फोर्सेस हैं उनमें से कुछ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें हमारी बनी हुई है, जितने भी फोर्सेस बने हुए हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम समझते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना है? ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा, है ना। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये नहीं सुना होगा। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चौथा अपना वीक फोर्स बोला, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो कि नेचर में हमारे पाए जाते हैं, नेचर में ऑलरेडी अप्लाइड रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा छोड़ते हैं, किसी ड्रॉप करेंगे तो वो अर्थ की तरफ जाता है ना। तो उस पर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है और अर्थ के पास जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दुनिया में कोई भी मास हो, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में एक फोर्स लगाते हैं, वो उस क्वांटिटी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे आने वाले चैप्टर, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये बेसिकली सारे ही चैप्टर हैं एक विषय। ये दोनों जो फोर्सेज हैं वो एक ही न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगने वाला फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा बेसिकली चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है ना। कोई एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगा रही होती है, तरह तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। वो फोर्सेज जो होते हैं उनको जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई भी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये एक ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, ठीक है। कहाँ लगता है ये फोर्स? देखो, एटम आप लोगों ने कभी पढ़ा है। एटम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कुछ छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, हर ऑब्जेक्ट है ना, हर कोई भी मैटर। तो ये यहाँ एटम से बने हैं, तो एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ रिवॉल्व कर रहते हैं। ये जो फोर्सेस जो लगते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स? एक प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन हमारे कोई चार्ज के नहीं होते, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, ये एक साथ अगर कंबाइन है, एक न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन, या एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अगर आपस में कंबाइंड है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी ये कंबाइंड है ना। एक ही ब्लॉक के अंदर है, एक ही न्यूक्लियस के अंदर दोनों क्वांटिटी है,
ठीक है। तो ये एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस के प्रोटॉन हैं, दोनों सेम चार्जेस कंडक्ट रखते हैं, तो ये अगर प्रोटॉन में जो फोर्स लगा रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो फोर्स लगा रहा है बेसिकली कंबाइन करने के लिए, तो ये जो फोर्सेज होते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं, अगर मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है हमारा। कोई भी न्यूक्लियस हमारा अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो वो नहीं होता है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है किसके बीच में लग रहा है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो भी इसी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे लगता है वो देखते हैं। देखो होता क्या है कि कभी कभी एटम जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, अप डाउन हो जाती है। मतलब कोई प्रोटॉन कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो एटम होता है वो हमारा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटॉन जो है ना न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं या न्यूट्रॉन हमारे प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। तो इस केस में जब वो दोनों अगर एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस चेंज में, उस यहाँ से अगर वहाँ जाने में कोई फोर्स जो कॉज है, उस जो हेल्प कर रहा है उनको चेंज करने में, वो फोर्स कहलाता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को चेंज करने में, न्यूट्रॉन में, उसमें जो हेल्प कर रहा है वो कौन सा फोर्स होता है, हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक क्यों बोला है हमने कि ये बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस में ही लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है तभी हमारा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना। अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रेंथ वाइज लिख रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको कैसे डिफाइन करें हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। इससे ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमारा उसके बाद सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ में माना जाएगा कि हाँ स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके बाद हम वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा काउंट होता है, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट वन जो सबसे स्ट्रेंथ में हमारा कम होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। स्ट्रेंथ में पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली ये चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारे जितने भी फोर्सेज डिवाइड हम करते हैं, ठीक है ना। टेंशन हो गया या जो भी वटेवर जो भी फोर्सेज हम पढ़ते हैं वो सब इसी के बेस में, इसी से बने हैं, ठीक है, इन्हीं का पार्ट है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अच्छा, तो इतनी बात हो गई हमारे फंडामेंटल फोर्स। अब हम पढ़ते हैं कि मोशन का आखिर इन्वेंट जो हुआ है, मोशन आया है तो वो कैसे हुआ है, तो देखते हैं। देखो, एक गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। गैलीली एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। तो इनसे पहले भी कुछ एक साइंटिस्ट थे, तो उनकी पहले डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल नाम फिलोसफर थे वो, ठीक है। वो क्या करते, उन्होंने जब स्टार्टिंग में मोशन हमें नहीं पता था, मोशन के बारे में हम स्टडी ही कर रहे थे, ठीक है। मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक बॉल ली और उसको रोल करा, ठीक है, फर्श पे एक रोल किया, सरफेस पे रोल किया। उन्होंने देखा कि जो बॉल रोल होने के बाद, ठीक है, बॉल अगर रोल होती है
तो रोल होने के बाद यहाँ जाके वो रुक जा रही थी, ठीक है। उसे मैं रोल किया, वो जाके वो यहाँ कुछ डिस्टेंस पे जाके वो रुक गई, ठीक है। तो उन्होंने दो कंक्लूजन दिए इस चीज़ पे बोला कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो नेचुरल स्टेट है, जो रहना चाहता है जिस पे, वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहना चाहता है। दूसरा, अगर मुझे उसको मोशन में लाना है, अगर मुझे उसको मूवमेंट में लाना है, तो मुझे कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है। तो ये किसने बताया था? हमारे एरिस्टोटल ने। तो काफ़ी मतलब 320 BC के बाद की बात है ना, उसमें उन्होंने ये बताया था। उसके बाद हमने यही पढ़ते रहे, ठीक है ना, उन्होंने जो बोला। तो फिर हमारे सन 1620 बहुत टाइम के बाद गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट किया 1620 में, ठीक है ना, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए जिसके बिहाफ पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला और एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट को गलत किया, ठीक है। इन्होंने दो स्टेटमेंट दी थी, इनको एक स्टेटमेंट को इन्होंने गलत किया, एक स्टेटमेंट सही थी इनकी, ठीक है। अब देखते हैं क्या गलत हुआ है। तो पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इंक्लाइंड प्लेन लिए, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन है ये, इंक्लाइंड प्लेन किसी एंगल पे इंक्लाइन कर रखी है सरफेस को। यहाँ से उन्होंने एक बॉल ड्रॉप करी। क्या करी? बॉल ड्रॉप करी। तो इसकी स्पीड कुछ थी पहले, ठीक है। आफ्टर डैट यहाँ ग्राउंड पे आने के बाद उसकी स्पीड v हो गई। क्या हो गई? v हो गई। अब जो यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया, जो उसकी स्पीड क्या हो रही है, जब मैंने ऊपर से इंक्लाइन से उसे छोड़ा तो उसकी स्पीड में क्या आ गया? इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आ गया उसमें। तो भाई v जो है हमारा u से बड़ा है। क्या है? v जो हमारी फाइनल स्पीड जो थी देखी गई वो ज़्यादा आ गई। तो उन्होंने दूसरा एक और ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है। अब क्या किया? इस बॉल को उन्होंने ऊपर फेंका, ठीक है ना, इसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। उसकी स्पीड u थी, ठीक है। फाइनल उसकी स्पीड v हो गई, ठीक है। अब उन्होंने देखा, जब मैंने इंक्लाइन प्लेन पे उन्होंने ऊपर फेंका तो यहाँ पाया कि जो v है वो हमारा कम हो गया u से, ठीक है। मतलब ऊपर जाने पे उसकी वेलोसिटी घट गई, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या किया कि एक बॉल को सीधा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उन्होंने वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, u वेलोसिटी फेंका। आफ्टर डेट उन्होंने पाया उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब कि u जो है हमारा इक्वल हो गया v के, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब इन्होंने ये तीन तरह के वेजेस, ये इंक्लाइन प्लेन बनाए, जिसमें इन्होंने नोटिस करी कुछ चीज़ें, ठीक है ना, कि स्पीड एक में बढ़ जा रही है, एक में घट जा रही है और एक में सेम रह रही है, ठीक है। ये तो इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा कोई सरफेस लिया, ठीक है ना, ऐसा कोई सरफेस, कुछ हेमिस्फीयर टाइप का सरफेस लिया है। इसमें उन्होंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। इसमें उन्होंने बॉल को ड्रॉप किया। अब ये बॉल की स्पीड बढ़ी, यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे कुछ स्पीड हो ही होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक जो बॉल है हमारी वो इस यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। अब जो यहाँ से उन्होंने ड्रॉप किया है, अगर उन्होंने सीधा सिंपल ड्रॉप किया था तो यहाँ से उसने कुछ, यहाँ की कुछ हाइट थी, ठीक है, इनिशियल हाइट उसकी ग्राउंड से, इस हेमिस्फीयर सरफेस से हाइट h थी, ठीक है।
यहाँ से जब उन्होंने ड्रॉप किया तो देखा कि अगला जो बॉल हमारी जो किस हाइट तक पहुँची है वो भी सेम ही हाइट तक हमारी पहुँच रही है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया तो ये बॉल वहाँ जाके रुक गई, अब वहाँ से बाद फिर रिवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये नोटिस किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने एक और बनाया सरफेस, उसमें क्या किया इन्होंने, ठीक है, सेम हेमिस्फीयर लिया है, सेम हाइट का। ठीक है, ये हाइट हमारी सेम है, ठीक है, एच ही हाइट है। अब यहाँ से जब इन्होंने ड्रॉप किया इस बॉल को, तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये वाली, अब इधर वाली ऐसी थी, अब इन्होंने थोड़ी किसी एंगल पे टिल्ट कर दी। किसी एंगल पे टिल्ट करने के बाद क्या होगा, किसी एंगल पे टिल्ट कर दी तो इन्होंने देखा कि जो बॉल है सेम अगेन बॉल सेम ही हाइट पे जाके रुकी। ठीक है, बट देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है वो कंपेयर में इस डिस्टेंस के ज़्यादा है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ये डिस्टेंस कम है इसके कंपेयर में। बॉल तो भी हमारी एच ही हाइट पे रुकी है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा, ऐसे एक और किया उन्होंने। ठीक है, देखो उन्होंने फिर एक और इंक्लाइन प्लेन बनाया ऐसे कुछ। ठीक है, और लंबा डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, अब देखा उन्होंने, बॉल को ड्रॉप किया तो इन्होंने पाया कि जो ये हाइट एच थी, अब बॉल को और डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, बट लेकिन बॉल वहीं जाके रुकी। ठीक है, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। ठीक है, बॉल का सेम ही हाइट पे वो रुक रही है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हमने थोड़ा तो जितने भी एंगल पे टिल्ट करो वो सेम हाइट पे रुक रही थी। उन्होंने क्या किया, फोर्थ में क्या किया उन्होंने, यूं कर दिया। ठीक है, बॉल यहाँ पे थी एच हाइट पे, यहाँ से ड्रॉप करी। ठीक है, उसकी यहाँ पे आके कुछ स्पीड बढ़ गई होगी ऑब्वियस। ठीक है, नीचे आने के बाद बॉल की स्पीड बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, बॉल हमारी सीधी चलने लग गई। सीधी चलते चलते उस बॉल को वो हाइट मिली ही नहीं। ठीक है, ये हाइट उसे मिली ही नहीं, तो ये बॉल क्या कर रही थी, बॉल सीधी इस हाइट को अचीव करने की कोशिश कर रही थी, तो ये बॉल सीधी ही चली गई। अब ये सीधी मूवमेंट में चल रही है, तो इसकी अगर सपोज नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी v है, तो फाइनल इसकी यहाँ पे भी स्पीड नोटिस करी गई तो v ही रही। ठीक है ना, इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, ये एक स्मूथ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी दूसरा कोई मतलब जो सरफेस है वो रफ सरफेस नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में कंक्लूजन निकाला कि अगर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अगर मैं अप्लाई नहीं करूं, ठीक है, एफ नेट जो उसका एक्सटर्नल फोर्स है, जो उसका रिजल्टेंट फोर्स है, जो उसका अनबैलेंस फोर्स है, अगर मैं उसे अप्लाई नहीं करूं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो बॉडी जो है वो सेम स्टेट में ही रहेगी। चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगी, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाऊं। ठीक है, एरिस्टोटल की क्या स्टेटमेंट गलत हुई यहाँ पे, एरिस्टोटल ने एक्सपेरिमेंट में बोला था, उन्होंने सिंपल एक बॉल को कुछ वेलोसिटी से छोड़ा था एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, और वो आगे जाके रुक गई थी, है ना। उन्होंने दो स्टेटमेंट बोली थी कि पहला कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है, उसकी नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट है। दूसरा उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें एक फोर्स हमेशा ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनकी पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि हाँ, ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पोजीशन है वो उसकी नेचुरल पोजीशन है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट पोजीशन है वो उसकी नेचुरल पोजीशन है, वो गैलीलियो ने प्रूफ करी। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं।
दूसरी स्टेटमेंट जो उन्होंने बोली थी कि कोई भी बॉडी को मोशन में लाना है तो उस बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाना ज़रूरी है, वो गलत हो गया है यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि अनबैलेंस फोर्स ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस वेलोसिटी से अगर यहाँ पे मूव करिए उसको मैंने कोई भी फोर्स, उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी सेम ही आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, इसे यूँ ही कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी v थी तो फाइनल भी v ही रही। ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है मतलब इस पर कोई हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने बस ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी अचीव हो गई, अचीव होने के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रही। यहाँ पे वेलोसिटी रुक गई थी, यहाँ पे रेस्ट पे आ गई थी, बट इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी अचीव रही, वेलोसिटी नहीं रुकी। अच्छा, यहाँ पे उनकी ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने क्या कुछ गलत किया था क्या? उन्होंने हाँ एक चीज़ गलत की थी, जो सरफेस ली थी वो इन्होंने रफ ली थी। यहाँ पे गैलीलियो ने जो सरफेस ली है वो स्मूथ ली है। ठीक है, स्मूथ के केस में जो हमारी स्पीड होगी वो हमारी चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया अपना गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। इन्होंने दो कंक्लूजन दिए। इन्होंने जो कंक्लूजन दिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट वही रहेगी। ठीक है, इसके साथ हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, थैंक यू।